देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे एक ऐसी हस्ती के पास जो कि अभी अभी बीटीसी से पद हासिल करके आए हैं और जानी पहचानी हस्ती हैं और सभी उनको जानते हैं। कमरुद्दीन सर हमारे साथ मौजूद हैं। आदाब सर। आदाब। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। थैंक यू सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बीटीसी का पद जीत के आए हैं, तो कितने प्रतिशत वोटों से आपने जीत हासिल की? चुनाव में तो कोई ज़्यादा जीतने का तो कोई ज़्यादा ऐसा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन यह है कि ज़्यादातर मतदाताओं ने मुझे स्वीकार किया है और चुनाव में जिताया है। बहुत सारे लोग खड़े थे और लंबे समय से मैं पंचायतों के अंदर जीत कर आया हूँ। 2 बार प्रधान रहा हूँ, 1 बार मेंबर जिला पंचायत रहा हूँ, एक बार बहुत दिनों पहले मैं बड़ी सोसाइटी का उपाध्यक्ष भी रहा था, 6000 मेंबर सोसाइटी का। और इन्हीं लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य मुझे चुना है और बड़ी आशाओं के साथ लोग चुनते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा खड़ा उतरने की। जो लोग हैं सरवाड़ा पंचायत के, इनकी आशाओं को खड़ा उतरने। सर, जिस तरह से आप इतने सालों से राजनीति में हैं और राजनीति के साथ साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब आपकी बात आती है, क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की या जो आपको देखने में लगी है कि आपने आगे बढ़ी? सर, समस्याएं जो ग्रामीण क्षेत्रों की हैं वो लगभग जो पूरे देश की है वो इस गाँव की भी जी। और हमने पंचायत में चुने जाने के बाद अभी इस टर्म में जो टर्म अभी गया है, इसमें मेरे बेटे को प्रधान है। हमने सबसे पहला काम तो ये किया है, जब से मैं राजनीति में आया हूँ, लगभग 20-22 साल की एज में मैं राजनीति कर रहा था, तो मेरा सबसे बड़ा काम था वो जनता के बीच एकता पैदा करना था। जनता जो जातियों में बटी हुई थी, जो धार्मिक धर्मांता बढ़ रही थी, उसे हमने रोकने का काम करा था। हमने लोगों को अंदर एकता पैदा किया और एक सूत्र में गाँव को पिरोना काम किया। बहुत बढ़िया। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, ये बहुत अच्छी बात है, तो इसके साथ साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप जीत के आए हैं, तो किस तरह से विकास किया, आपके आगे आने के क्या कारण हैं? अभी एक डेवलपमेंट तो चल रहा है पूरे देश में, लगभग सभी लोग करते हैं। विधायक की सड़क बनाता है, पार्लियामेंट मेंबर की सड़क बनाता है, जिला पंचायत मेंबर की सड़क बनाता है, प्रधान भी बनाता है। मैं भी क्षेत्र पंचायत मेंबर हूँ। मुझे जो डेवलपमेंट का पैसा मिलेगा वो अलग चीज़ है, उससे मैं लोग जो कहेंगे, प्रस्ताव आएगा लोगों का, उससे मैं काम करूँगा। इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत के स्तर पर जो मैं मुद्दे उठाने चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैंने कोशिश की थी चुनाव लड़ने की, वो मुद्दे मेरे होंगे। पहली बात तो सरकारों ने अभी 10, 12, 13 साल के अंदर जो ग्राम पंचायत है उनके अधिकारों को कम किया है। हम इसकी मुखालफत करेंगे। ग्राम पंचायत के अधिकार थे, ग्राम पंचायत के अंदर 1976 के अंदर एक जो लैंडलेस लोग थे, भूमिहीन लोग थे, उन्हें पट्टा दिया गया था। वो पट्टा वितरण में जनता को नहीं बताया गया कि हम आपको वर्ग 3 का पट्टा दे रहे हैं, या वर्ग 2 का दे रहे हैं, वर्ग 1 का दे रहे हैं। पट्टा दिया, जमीन दी, लोग खुश हुए। 50 साल की बात हुई। अब ऐसा मौसम टाइम आया कि अब सरकार ने कहा कि तो वर्ग 3 की ज़मीन थी, ये तो आसाम में की ज़मीन थी और उसे लोगों से छीनना चाह रही है। हम इसकी मुखालफत करेंगे। क्षेत्र पंचायत के सदन पटल पर हम इसको उठाएंगे। हम अपनी क्षेत्र पंचायत से, अपने ब्लॉक के प्रमुख से, अपने जितने अधिकारी हैं उनको हम कहेंगे कि सर दोबारा से इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि लोगों को ज़मीन दी गई थी, वो ज़मीन के मालिक हैं। 50 साल तक वो उसके मालिक रहे, 50 साल तक बोया कमाया, जब सरकार उसे छुड़ाना चाह रही है, इसके लिए मुखालफत। दूसरी बात इसके साथ साथ ये हुई कि इतने लंबे समय के अंदर 50 साल के अंदर लगभग 10 प्रधान बने हैं। जब 1976 में आवंटन हुआ, उससे पहले भी प्रधान बने थे। इस 1976 से आज तक की सफ़र में बहुत सारे ग्राम प्रधान ने लोगों को आबादी के पट्टे दिए, लेकिन सरकार ने आबादी का पट्टा नहीं काटा। सरकार ने आबादी 1976 में दी, उसके बाद से कोई आवंटन नहीं किया। उसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि लोग ग्राम समाज में बसे। वो ज़मीन आज तक ग्राम समाज दर्ज है। भारत सरकार ने एक योजना लाई कि हम लोगों को स्वामित्व योजना लाई, भारत सरकार, कि जो लोग बसे हैं जहाँ, उस ज़मीन का मालिकाना हक हम लोगों को दे देंगे। लेकिन हुआ क्या, जो पटवारी लोग थे, तहसीलदार थे, SDM थे, उन्होंने वो स्वामित्व योजना के अंदर जो आज से 200 साल के लोगों पहले से बासिंदे थे, उसी का स्वामी बनाया गया। इसका जो था
एक तरह से वो बहुत महत्वपूर्ण, वो नहीं जो ज़मीन पर जो बसे थे लोग, वो ग्राम समाज में मतलब अवैध बस्तियाँ साबित हुई है, अवैध और उस पर सरकार आज की नज़र है, वो अवैध बस्तियाँ उजाड़ने में लगेंगे। इसकी भी हम मुखालफत करेंगे कि सरकार दोबारा रिव्यू करे जो लोग बसे हैं ग्राम समाज के अंदर। सर आपकी जो कि आप ये कदम उठाने जा रहे हैं, तो बाकी जी बताएं। बाकी जो खेती बाड़ी के हैं सवाल, इन्हें भी हम उठाएंगे। अभी धान की फसल लगी हुई है आजकल। जी सर, हाँ, हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि धान की जो फसल लगी है, जिसमें अभी देखा गया है हाल फिलहाल ही में कि इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है। नुकसान के साथ साथ कोई कीड़ा इसमें लगा है जिसमें आगे किसी को ये खबर नहीं हुई है, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसकी चर्चा हम ब्लॉक की BDC की बैठक अंदर उठाएंगे, जी, और हम माननीय प्रमुख के साथ और BDO जो ब्लॉक के खंड अधिकारी होते हैं उनके साथ बैठक करके बातचीत करेंगे कि एक जो एडीओ प्लांट प्रोडक्शन होते थे पहले से, उसे दोबारा से नियुक्त किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दौरा करके जो गांव के लोगों की फसलें खराब हो रही हैं, एक अजीब कीड़ा आया है, धान की बढ़वार होती है। अभी हमने कुछ लोगों से जो वैज्ञानिक हैं कृषि वैज्ञानिक से सलाह करके कुछ दवाइयाँ सुझाव दिए थे लोगों को, उन्होंने दवाइयाँ डाली हैं, लेकिन अभी बीमारी है फसल के अंदर और उससे नुकसान हो रहा है। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि धान की फसल से नुकसान हो रहा है और ये आगे भी नुकसान का बहुत भारी प्रभाव पड़ सकता है जनता के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसका बारे में कहेंगे, सरकार जो है उन्होंने वो इंश्योरेंस बीमा का योजना लाई थी सरकार, लेकिन बीमा में जो बीमा कंपनियाँ थी वो बड़ी मोटी रकम बीमा कंपनी के वास्ते में काट के देगी अकाउंट से, और जब बीमा देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो पूरे ब्लॉक के अंदर फसल तबाह होगी तब हम बीमा देंगे। तो कुछ त्रुटियाँ थी, इसलिए लोगों ने बीमा नहीं कराया। लेकिन दोबारा हम कहेंगे कि इंश्योरेंस खेतों का कराया जाए, और इंश्योरेंस पर्टिकुलर भी हो। यदि किसी एक खेत के अंदर बिजली गिरती है, नुकसान होता है, हवा तूफान से होता है, तो उसको भी फसल का बीमा देना चाहिए। फसल का बीमा कराना चाहिए। तो सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो खुद से आपने सोची कि अगर अब आप जीते हैं तो कि मैं खुद से ये काम कराऊंगा? पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्रार्थना मेरी होगी कि मैं ब्लॉक के अंदर एक बेहतरीन आवास लोगों को मिलना चाहिए। आवास, एक तो आवास योजना है, जी, मैं इस आवास योजना के खिलाफ हूँ। आपने 50,000 का, 60,000 का, 1 लाख का मकान दिया, और हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनका 1 लाख का टॉयलेट है, 1.5, 2, 5 लाख के टॉयलेट है। हमारा जो किसान है, जो मजदूर है, जो रीढ़ है देश की, उनके पास सड़ा बसा घर है, उसी कह रहे जो आवास बना दिया हमने। हम कहेंगे सरकार, हम नहीं कहते कि आप पैसा दो, लेकिन बेहतरीन आवास योजना लाई जाए, और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतरीन आवास, जो एक अच्छी आवास की योजना होनी चाहिए, जो एक सभ्य समाज के अंदर जिसकी कल्पना करते हैं वैसे आवास होगा, इसकी माने चाहिए। वेरी गुड। तो सर, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है शिक्षा का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के ऊपर यहाँ के लोगों को? शिक्षा में मेरा कहना यह है, मैं जब प्रधान रहा, मैंने यहाँ 2 प्राइमरी स्कूल खोले, एक पहले से था, जूनियर हाई स्कूल खोला, हाई स्कूल खोला, इंटर कॉलेज भी खोला, इंटर कॉलेज, और आजकल संचालित है। लेकिन मेरा कहना है कि उनके अंदर धन का आवंटन नहीं है, और शिक्षा पद्धति भी मेरी समझ से ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं लगती मुझे, जिससे लोगों ने वहाँ से रुख मोड़ा है, वहाँ से लोग हटे हैं, अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। हम दोबारा सरकार को कहेंगे कि स्कूलों का अच्छी व्यवस्था हो, और हमारे यहाँ बेहतरीन पढ़ाई हो, जैसे निजी स्कूलों में हो रही है वैसे सरकारी में क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल, सरकारी स्कूल के अंदर भी बच्चों की अच्छी पढ़ाई, बढ़िया पढ़ाई हो, और स्कूलों का डेवलपमेंट हो, अच्छे अच्छे कोर्सेज लाए जाए, नई जो नई तकनीकी शिक्षा आ रही है उसको स्कूलों के अंदर लाया जाए, अच्छे शिक्षक लाए जाएँ, जी। ये इंतजाम करना। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, भू कानून के लिए क्या कहना चाहेंगे? अवैध ज़मीनों पर कब्जा लोगों ने किए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मेरा कहना यह है, जो अभी मैं इससे ज़्यादा, मैंने जो नया भू कानून है मैंने पढ़ा नहीं, जी, लेकिन मैं जो सरकार कानून ला रही है जी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। इस गांव के अंदर जब हमने किसी बाहर के आदमी की ज़मीन की मुखालफत करी है, तो तहसीलदार या पटवारी उसकी तरफ नहीं गया, जबकि ज़मीन नदी श्रेणी के अंदर आबादियाँ कर दी लोगों ने। हमने कलेक्टर को दरख्वास्त दी, हमने चीफ सेक्रेटरी को दरख्वास्त दी, लेकिन तस्मस नहीं हुआ। अब मैं नहीं समझता सरकार का कानून कैसा होगा, और लोगों ने बड़े बड़े कब्जे करें, बस उल्टा ग्राम जो गांव के 300-400 साल के बासिंदे यहाँ हैं, उनके घर तोड़ने की तरफ तो भाग रही है सरकार। SDM तहसीलदार बुलडोजर लेगा, उनकी तरफ तो आवेगा जो 100 साल से बसा है, वो प्रधान को नहीं पूछने के, BDC मेंबर को नहीं पूछने के, पंचायत के मेंबर को पूछने के, तोड़ने दौड़ेंगे। लेकिन जो बाहर के लोग आए हैं, अवैध कब्जे करे हैं, उन पर मैं खुल कर इसके अंदर बात करने की कोशिश करूँगा। BDC के अंदर वहाँ तहसील के लोग होते हैं, वहाँ
हम पूरी मुखालफत करेंगे कि अच्छा कानून हो, इस प्रदेश के लोगों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इस लोगों की ज़मीन भी, यहाँ के लोगों की तरक्की होनी चाहिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य हो, अच्छी उनके आवास हो, उनकी शिक्षा अच्छी हो, तमाम चीज़ें उनकी देखरेख अच्छी हो, इसके लिए हम प्रयास करें। सर, जिस तरह से देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को बहुत दूर तक जाना पड़ता है, तो क्या आप कुछ करना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, मैं इसके यहाँ पर मैं ऐसा चाहूँगा कि जब मैं मेंबर जिला पंचायत चुना गया था, मैं स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष भी था, हमने कई जगह हॉस्पिटल खोले, उसी टर्म में एक हॉस्पिटल सभावाला के अंदर भी यहाँ पर भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला है। मैं भी पूरा प्रयास करूँगा कि उस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डेवलपमेंट हो, वहाँ पर सभी मरीजों के डॉक्टर हों, वहाँ हड्डी का डॉक्टर भी आए, वहाँ पर जच्चा बच्चा डॉक्टर भी हो, वहाँ पर आँख नाक कान का डॉक्टर भी हो, और हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो, उसके लिए धन आवंटन हो, जमीन प्रधान ग्राम पंचायत से कहेंगे वो जमीन का आवंटन करे, और एक बढ़िया चिकित्सालय जहाँ लोगों को भर्ती होने की व्यवस्था हो, सरकारी सस्ती दवाइयाँ हों, तमाम जो टेस्ट होते हैं, फिर जो उपचार होते हैं, उन सबका इंतजाम सबका इंतजाम किया जाए, उसके लिए पूरा प्रयास करें। उनका प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे जो आपका मैं अपनी जनता का तो आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे 30-32 साल के अंदर मुझे कभी मना ही नहीं करा, लेकिन मैं वोट के लिए गया, और शायद उनकी आशाएं अभी भी लगी होंगी। हालांकि ग्राम प्रधान का ज़्यादा बड़ा दायित्व होता है, लेकिन मैं जो ग्राम पंचायत चुनी गई है, क्योंकि मेरा अनुभव ज़्यादा है, मैं उनको भी समय समय पर बुलाकर जब पंचायत की बैठकें होंगी, अगर मुझको बुलाया जाएगा तो मैं दिशा निर्देश करूँगा और उनका सहयोग करूँगा कि वो इस गाँव को और अच्छा डेवलप करने के लिए प्रयास करें। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती कमरुद्दीन सर थे। अभी आपने उनके विचार सुने हैं। विचार के साथ साथ जो उन्होंने खुद से प्राथमिकताएं रखी है, और साथ साथ जो आवास के लिए भी उन्होंने कहा है कि आगे की जो उनकी प्राथमिकता रहेगी आवास दिलाने की भी, जो लोग परेशान हैं खेती को लेकर, धान में जो कीड़ा लगा हुआ है उसके लिए भी उन्होंने सरकार से अपील की है, ग्राम पंचायत क्षेत्रों से भी अपील की है, उनकी अपील सुनी जाए। और मैं यही कहूँगी सारी जनता से, जिस तरह से प्यार अभी तक सर के साथ बना के रखा है, आगे तक वही बना के रखे, सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगली न्यूज़ में नई कोई शख्सियत दिखाएंगे, कई नई न्यूज़ देखते रहिए उत्तराखंड जनता की।